अच्छा तो जनाब, आज जो पेपर हम सॉल्व करेंगे वो हमारे पास है मई जून का 2025 और उसका पेपर 1। ठीक है, तो अपना वेरिएंट करेंगे, बाकी वेरिएंट्स आप लोग ट्राई करेंगे। तो हम उसका अपना वेरिएंट उठा लेते हैं, 1 2 हमारा वेरिएंट है, तो हम डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल। अच्छा, इंस्ट्रक्शन दोबारा पढ़ने की जरूरत तो है नहीं, हम 2025 में इंस्ट्रक्शंस पढ़ चुके हैं। तो इंस्ट्रक्शंस के लिए मैंने वो वीडियो बनाई है, तो उसके अंदर से आप लोग देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन पेपर की। सारे इंस्ट्रक्शन वैसे ही है, कोई और चेंजेस नहीं होता। फॉर एग्जांपल मुझे ये सवाल सॉल्व करना है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए उसने मुझसे पूछा है, उसने मुझसे कहा है कि भाई आपके पास ये चीज़ दी हुई है, इसको आपने वर्कआउट करके सिंप्लीफाई करना है। तो डमास हम लगाएंगे। डमास हमारे पास जो रूल होता है वो बेसिकली इसलिए इसीलिए होता है कि आप पहले मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं। तो कोई भी बच्चा पहले इसको सॉल्व करने की गलती नहीं करेगा। सबसे पहला काम वो ये करेगा कि वो इसको मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद देखिएगा ये क्या करना है। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 4 हो जाएगा 8। ये हो गया 6 प्लस 8, और 8 और 2 10 10 और 4 होते हैं 14, हो गया 14। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने इसको शायद किसी दूसरी तरीके से किया होगा तो उसका आंसर कुछ और आ रहा होगा। किसी ने अगर इसको पहले माइनस कर दिया और फिर मल्टीप्लाई किया तो आंसर उसका कुछ और आएगा। 80 मल्टीप्लाई बाय 0.2, इसका आसान तरीका ये है कि ये जो 0.2 दिया हुआ है इसको बना दे 2/10। 0 से 0 चला जाएगा, 2 8 जब बचेगा 16, और ये आ गया 16। सेम उसी तरीके से 2/9 डिवाइड बाय 5.6। तो 2/9 डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, हो जाएगा 6/5। अच्छा, अब कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो कैंसिल आउट कर दें। 3 2 6 3 9, 2 2 हो जाएगा 4 और 5 3 हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 4/15। सही। सेम इसी तरह से a bag contain 11 balls. There are 5 balls, 5 blue balls and 4 yellow balls. The rest of the balls are green. The ball is taken from the bag at random. Find the probability that the ball is yellow. प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि बॉल आपके पास क्या दी हुई है, येलो दी हुई है। बहुत आसान है। देखो बेटा, ऑब्टेन अपॉन टोटल, यानी कि हमारे फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम येलो के लिए मेरे पास 4 थे और टोटल आउटकम्स मेरे पास 11 थे, सो इट इज गोइंग टू बी 4/11। और नॉट अ ब्लू बॉल। अच्छा, अब नॉट अ ब्लू बॉल निकालने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप पहले ब्लू निकाल के 1 से माइनस कर दें, यहाँ पे डायरेक्टली दूसरी बॉल आप पिक कर लें, तो वो आंसर सेम ही है। मतलब अगर मैं ब्लू बॉल को देखूं तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/11 है, नॉट ब्लू के लिए मैं 1 माइनस 5/11 कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं करूंगा इसमें से आसान तरीका, 11 1 जा 11 हो जाएगा, 11 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 माइनस 5 होगा 6, 6/11। सही है भाई, किसी को कोई मसला है यहाँ तक, कोई परेशानी तो मुझे बता सकता है वो। वैसे तो अब आप लोग बड़े हो गए, अपनी परेशानियां खुद हल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बता दें अगर कुछ समझ में। अच्छा, ये वो सवाल है जिसका अक्सर जिक्र मैंने क्लास में किया है। ये सवाल है, द एरिया ऑफ वन फेज ऑफ द क्यूब इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक फेज का एरिया क्यूब का 9 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ऑन 1 सेंटीमीटर ग्रिड ड्रॉ एन एक्यूरेट नेट ऑफ द क्यूब। जो मैंने नेट्स आपको क्लास में करवाए थे वो क्यूब को खोलने के, क्यूब को बंद करने के, कोन को खोलने के, कोन को बंद करने के, वो नेट्स इसीलिए करवाए थे। आपको नेट्स इसीलिए दिखाए थे ताकि आपको पता हो कि क्यूब कैसे खुलेगा। ठीक है। अच्छा, अब क्यूब है, तो पहले तो मैं उसका बता देता हूँ आपको कि आपको उसने दिया हुआ, उसने कंडीशन में आपसे कहा है कि आपके पास जो एक साइड का एरिया है वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्यूब जो है ना बेटा, क्यूब की खास बात ये होती है कि क्यूब की सारी साइडें बराबर होती हैं। क्यूब की अगर सारी साइडें बराबर हैं तो उस वक्त ऐसा होगा कि क्यूब का एक साइड का एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 लिखा हुआ होगा, क्योंकि सारी साइडें बराबर है तो स्क्वायर का एरिया लगेगा हर साइड के ऊपर। तो x इक्वल टू 3, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एक साइड जो है वो 3 के बराबर है। ठीक है, लेंथ विड्थ और उसकी हाइट भी वही होगी क्योंकि वो क्यूब है। अगर क्यूबॉइड होता तो फिर हाइट उसकी डिफरेंट होती है। ठीक है। अब मेरे पास ये शेप है, इसको मुझे, इस नेट को मुझे ओपन करना है, तो मैं ओपन करने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले मैं देखो 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है,
हाँ सर नज़र बोलो। किया किया। अच्छा तुमने नेट ओपन कर दिया, बड़ी अच्छी ट्राई किया है, ज़बरदस्त। लेकिन गलत कर दिया ऊपर वाला। हाँ चलो वो भी सही है, वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको 3 सेंटीमीटर का खोलूंगा, एक बॉक्स बनाऊंगा बेस का। ठीक है, उसके बाद 3 सेंटीमीटर यहाँ पे। अच्छा ये वैसे मैं आपको बता चुका था कि हमें मेजूर करना है, मैंने आपको सीक्वेंस बता दी थी पेपर्स की, तो आप लोग अपने हिसाब से उन पेपर्स को प्रिंट निकाल के रख लें। दोबारा बता देता हूँ, 2025 से हमने स्टार्ट किया है, अक्टूबर नवंबर हम कर चुके हैं पेपर 1 पेपर 2, उसके बाद अब हम रिवर्स जाना शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फिर हमारे पास मई जून आएगा, और हमारे पास आईजी का पेपर भी आएगा जो हम सॉल्व करेंगे इसी साल में। एक दफ़ा और पेपर आ रहा होगा जो कि फरवरी मार्च का होगा। ठीक है, वो भी करेंगे हम, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आईजी का जो पेपर होता है उससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, अक्सर और बेशतर कुछ सवाल वैसे ही आ जाते हैं जैसे उसमें दिए गए हों। ठीक है। अच्छा अब ये फेस मैंने यहाँ खोल दिया। अच्छा मेरे पास ऑप्शन है कि दूसरा फेस खोलने के लिए मैं उसको कहीं पे भी खोल सकता हूँ, क्योंकि नीचे भी 3 सेंटीमीटर का स्पेस बचा हुआ है और ऊपर भी 3 सेंटीमीटर का स्पेस बचा हुआ है और राइट साइड पे भी बचा हुआ है। तो मैं इस तरफ भी चाहूँ तो इस तरफ भी अपने नेट को ओपन कर सकता हूँ। अच्छा इसमें क्या क्या बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है भाई, आपके पास मैं बता देता हूँ बस एक दफ़ा। ये आपका ग्राउंड है, यानी कि जो आपकी बेस है। ये आपका बैक साइड फेस है, जो कि ग्राउंड के पीछे की तरफ होगा। ये ग्राउंड के आगे की तरफ होगा, ये ग्राउंड के लेफ्ट पे होगा, ये ग्राउंड के राइट पर होगा। ये जो फेस मैंने लगाया है यहाँ पे, ये एग्जैक्टली उसका टॉप है, तो वो टॉप में किसी भी पॉइंट के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, तो उसमें कोई मसला नहीं होता। सो इट इज़ द क्यूब राइट नाउ। ठीक है, ये फेस मैंने ओपन कर दिया, 3 मार्क का क्वेश्चन था ये। अब यहाँ पूछ रहा है वो वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है आपको। देखो भाई, वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए यहाँ पैरेलल लाइन तो कोई भी मिली, तो पैरेलल लाइन तो इस्तेमाल नहीं हो सकती। अब हमें पैरेलल के बगैर चीज़ों को देखना होगा। एक्स हमको निकालना है, तो एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर आपके पास जो ऊपर फेस बना हुआ है उसमें ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों लेंथ आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो अब ये 35 है, तो भैया ये भी जो है वो भी 35 होगा। ठीक है, इन दोनों की मदद से आप ये तीसरी लेंथ को फिगर आउट कर सकते हैं जो कि यहाँ पर आपको दी हुई है। इसको निकालने के लिए आप 180 में से 35 माइनस करेंगे और 35 माइनस करेंगे, तो 180 जो है माइनस करने से आपके पास बन जाएगा कितना, 70। ठीक हो गया। अच्छा 70 के बाद अगला काम क्या होगा, ये ऊपर वाला 70 है, तो ये नीचे वाला जो है ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, 70 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले फेस से नीचे वाला, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है। अब जब ये मिल गया आपको, तो आप एक्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, 180 माइनस 70 माइनस 48। 180 में 70 जाएगा तो 110 बचेगा, और ये आ जाएगा 48। तो 110 में से अगर आप 48 को माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा, बचेगा 2, बचा हुआ 10, इसमें से आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 62। तो एक्स हो जाएगा आपके पास 62 डिग्री। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक कोई मसला। गलती से आ गया। गलती से आ गया, गलती से गलत कर दिया। 180 माइनस 70 करूँगा तो वो 110 आ जाएगा। और 180 माइनस 110 एंड माइनस 48, 70 में से 48 जाएगा, तो चार जाएगा 2, 6 में 4 जाएगा 22। सही है। अच्छा ये सिंप्लीफिकेशन है, इसमें सिर्फ सॉल्व लिखा हुआ है। सॉल्व का मतलब हमेशा ये होता है कि आपके पास जो भी वेरिएबल है उसको सब्जेक्ट बनाना। तो 5 इंटू 4 करेंगे 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 35। तो 20 माइनस 35 इज इक्वल्स टू 5x हो जाएगा, और 20 में 35 जाएगा तो -15 बचेगा, डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू आ जाएगी -3। द स्केल ड्राइंग शो द पोजीशन ऑफ द टू विलेजेस ए एंड बी। द स्केल इज 1 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर से 5 किलोमीटर तक का स्केल दिया हुआ है। फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द विलेज ए एंड विलेज बी। विलेज ए और विलेज बी के दरमियान का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा उसका तरीकेकार ये है कि अपना रूलर उठाएं, ए से बी तक का डिस्टेंस आप मेजर कर लें और उसको कन्वर्ट कर दें।
मेरे पास ये जो है ये ऑलमोस्ट 6 के बराबर है। ठीक है, अब आपके पास क्या आ रहा होगा जब आपने प्रिंट लिया हुआ होगा किसी बच्चे ने, तो उसके पास कुछ और हो सकता है, कुछ और आ रहा हो। भाई देखो, एक तरफ सेंटीमीटर लिखा और एक तरफ मैंने किलोमीटर लिख दिया। 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर है। तो 6 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा, ये एग्जैक्टली है क्वेश्चन, क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस आपको निकालना है, तो एक्चुअल डिस्टेंस ओरिजिनल डिस्टेंस होता है। तो 6 × 5 करेंगे तो दैट विल बी 30 विच इज इक्वल टू x/1। तो इसका मतलब 30 किलोमीटर हो जाएगा। अब सवाल ये है कि द विलेज इज ऑन अ बेयरिंग ऑफ 060 फ्रॉम अ विलेज ए। विलेज ए से ये 060 की बेयरिंग पर है, और विलेज बी जो से जो है वो ये 320 की बेयरिंग पर है। अच्छा, अब हमें एग्जैक्टली पोजीशन मार्क करनी है, उसकी पोजीशन क्या होगी। तो पोजीशन मार्क करने का तरीकेकार ये होगा कि आपको प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और प्रोटेक्टर को आप अपने इस लाइन के साथ रखेंगे, जो लाइन एग्जैक्टली यहाँ पे दी हुई है। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आप अपना प्रोटेक्टर उठाएंगे और ए के ऊपर रखेंगे आप, क्या ए के ऊपर रखेंगे आप, यहाँ पे ओरिजिन आपका 0 है, ये करके रखेंगे और यहाँ से एंगल को आप चेक कर लेंगे। तो अब मैं ज़रा इसको मार्क करने की कोशिश करता हूँ अपने इस स्केल से। 62 उसने मुझसे मांगा है, ठीक है, 60 की बेयरिंग पे ऑलमोस्ट यहाँ पर कहीं होगा। तो मैं यहाँ से जो है वो लाइन एक यूँ करके ड्रॉ कर देता हूँ ऊपर की तरफ, लाइन खींच दें जहाँ तक लाइन जा रही है। ठीक है, सेम उसी तरीके से। अच्छा, अब दूसरी जो बेयरिंग है आपके पास, दूसरा जो एंगल उसने आपको दिया हुआ है, वो कितना एंगल दिया हुआ है आपको, दूसरा एंगल उसने आपको दिया हुआ है 320 का, 320। तो 320 तो प्रोटेक्टर पे मार्क हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोटेक्टर पे टोटल 180 होता है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर उसने किसी पॉइंट के ऊपर आपको ये कहा है कि यार ये वाला एंगल 320 है, इसको मार्क करो, तो वो आप कभी मार्क नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अंदर वाला एंगल मार्क करना पड़ेगा जो कि इस तरफ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर 320 उस तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, तो दूसरी साइड पे जो एग्जिस्ट कर रहा होगा वो ऑलमोस्ट होगा 40 डिग्रीज। कितना होगा भाई, 40 डिग्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ से रख के जो है अपने पास 40 डिग्री को मार्क करना है। तो वो हमारे पास आएगा ऑलमोस्ट तरफ से 90 + 40 कितना होता है भाई, 130। अच्छा, आप प्रोटेक्टर से मार्क करेंगे तो भी आप यहाँ से इसी तरह से मार्क कर रहे होंगे ये। ठीक है, अब ये पोजीशन जो आपके पास क्रिएट हुई है वो एग्जैक्टली है सी की पोजीशन। ठीक है, तो जनाबे वाला इसको हम मार्क कर देते हैं सी, और इस तरफ जो बेयरिंग है उसकी आ रही है होगी वो होगी उसकी 60 की, और ये जो बेयरिंग उसकी आ रही होगी वो होगी ऑलमोस्ट 320 की। सही है मेरे भाई, ये इस तरह से हो जाए। क्लियर हो गई बात। ये आप अपने प्रोटेक्टर से मार्क कर सकते हैं, और आप प्रोटेक्टर से जो मार्क करेंगे वो एक ये वाला एंगल ढूंढेंगे, आप प्रोटेक्टर को यहाँ रख के यहाँ से, यानी कि 40 डिग्री का वो एंगल देखेंगे और 60 डिग्री यहाँ से देखेंगे। तो आपने लाइंस ड्रॉ करनी है, और वो लाइन जहाँ पे टकराएंगी वहाँ पे आपका सी क्रिएट हो जाएगा। अच्छा जी, ये कर दिया हमने। अब यहाँ पूछ रहा है वो हमसे क्या करना है, हमें हमें निकालना है, अच्छा, क्यूब रूट निकालने के लिए जाहिर सी बात है कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं, तो हम 125 के बना देंगे क्या, प्राइम फैक्टर्स। तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 ज़ा 5, यानी कि क्यूब रूट के अंदर मेरे पास 5 × 5 × 5 आ रहा है। तो 3 नंबर्स का एक पेयर बनेगा, तो 5 डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। किसी को डायरेक्टली याद है तो वो डायरेक्टली भी लिख सकता है, एक मार्क है, कोई अजियत नहीं देगा। 4 की पावर -2, 4 की पावर -2 का मतलब है कि 4 की पावर को अगर पॉजिटिव करना है तो 1/4² हो जाएगा, और ये बनाएगा 1/16। ठीक है भाई। देन उसके बाद अगला सवाल है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है, आशा रिकॉर्ड्स द डिस्टेंस शी वॉक्स एट अ टाइम शी टेक्स फॉर ईच ऑफ 10 वॉक्स। द टेबल शोज अ रिजल्ट। डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। अच्छा, ये उसने मार्क करके दे दिया, उसने कहा कि ये वाले जो कलर्ड पॉइंट्स है ना वो उसने आपके लिए मार्क कर दिए, तो बाकी बचे हुए ये 4 पॉइंट्स जो कि मिसिंग है, तो आपको मार्क करना है। तो आप क्या करेंगे, 4.2 के सामने 52 को मार्क करना है, तो 4.2 ये रहा, और इसके सामने 52 अगर आप मार्क करेंगे, ओहो हो, 51 52 ये यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल ही क्लोज आया उसके।
उसके बाद अगला जो है 4.2 पे 52, उसके बाद 9.0 पे 116। तो 9.0 पे 116 टू यहाँ पर आएगा। 3.8 पे 49 के बीच में होगा ये। और 5.6 पे 62 ये यहाँ पर। Complete the scatter diagram. The first 6 points have been plotted to you. We have done that one. Draw the best fit line. Best fit line क्या होती है भाई? इसमें से आधे पॉइंट ऊपर और आधे पॉइंट उसके नीचे होते हैं। तो अगर हम बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करते हैं, टोटल हमारे पास पॉइंट्स की तादाद कितनी आ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 पॉइंट्स है। 10 का आपको बनाना है हाफ, यानी कि 5 ऊपर होने चाहिए, 5 नीचे होने चाहिए। सही मायनों में 5। दैट कैन बी माई बेस्ट फिट लाइन। ये मेरी बेस्ट फिट लाइन हो सकती है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एरर भी हो सकता है, कुछ बच्चों की डिफरेंट बनेगी, कुछ बच्चों की डिफरेंट बनेगी, लेकिन बनेगी इस तरह। ये आ गई आपकी बेस्ट। ठीक है, जिसमें से 5 पॉइंट 5 नीचे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, नहीं नहीं 4, एक सेकेंड, दिस इज नॉट गुड। हाँ, ये होगी सही लाइन। 5 ऊपर आ जाएंगे और 5 नीचे आ जाएंगे। हाँ, यू कैन सी दिस इज माई बेस्ट फिट लाइन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ऊपर है और 5 नीचे। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई परेशानी? ठीक है। उसके बाद वो ये कह रहा है, ये कर लिया हमने। उसके बाद वो कह रहा है आशा गोज फॉर अनदर वॉक, शी वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 6.8 किलोमीटर। यूज योर बेस्ट फिट लाइन, यूज अ लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू एस्टिमेट द टाइम आशा टेक्स फॉर हिज वॉक। 6.8, 6.8 जो है बच्चे वो आ रहा है आपके पास इस जगह पे। अगर मैं यहाँ से लाइन ऊपर लेकर जाऊँ चेक करने के लिए कि उसके ऊपर मेरे पास टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट के सामने 80 मिनट्स हुए। अच्छा जी। इसके बाद कह रहा है डायग्राम शोज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल दिया हुआ उसने आपको। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, कैलकुलेट एस्टिमेट ऑफ, फाइंड एन एस्टिमेट फॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया फिगर आउट करना है। अच्छा, एस्टिमेट करना है पहले उसको वन सिग्निफिकेंट फिगर तक। अगर इस लेंथ को मैं वन सिग्निफिकेंट फिगर पे, यानी कि 87.1 है, इसको मैं वन सिग्निफिकेंट फिगर पे लेके जाऊँ तो वो 90 हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से 23.6 जो है, अगर मैं इसको वन सिग्निफिकेंट फिगर पे लेकर जाऊँ तो ये मेरे पास 24 हो जाएगा। ठीक है। तो सॉरी 20 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है एग्जैक्टली इसका एरिया निकालना है। तो 90 इंटू 20 ये हो जाएगा मेरे पास 9 2 से 18 और 120, 1800 मिलीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? यहाँ तक कोई मसला? अगर कोई मसला है तो कुछ सवाल आपको समझ में नहीं आता पूछ सकते हैं आप मुझे। राइट 2 to 8 एज इट्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या है कि आपको सारे प्राइम फैक्टर्स को कैलकुलेट करना है। तो आप 2 to 8 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 to 8 के अगर आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 1 1 हो जाएगा, 2 5 10 और 2 7 14 हो जाएगा, 2 4, 3 से जा सकता है ये, 3 1 3, 3 9 27 और अब फाइनली सिर्फ 19 आ सकता है। मैंने यहाँ पे कहा कि भाई ये मेरे पास हो सकता है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 19। ठीक है, ये आ गए मेरे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्लियर हो गई बात? उसके बाद वो कह रहा है 2 to 8 पे स्क्वायर दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 51984, 51984 दिया हुआ है। राइट 51984 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर्स।
51984 के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने हैं। तो आपके पास 228 के फैक्टर्स निकले हुए, 2 का स्क्वायर 3 इंटू 19, उसके ऊपर आपने स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर हर डिजिट पर 29 हुआ है, 29 हुआ है। अच्छा हाँ सॉरी, 3 नहीं 29 कैसे हुआ है, 29 कैसे हुआ है? 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, 2 1 2 7 14, 3 1 3, 3 9 27, 29 कैसे हुआ है? नहीं भाई सही है हमारा, हमारा सही 87 आ ही नहीं रहा। अब वो कैसे आ गया 87? सही है हमारा, मैंने सबको मल्टीप्लाई करके देख लिया। पता नहीं क्या कर रहा है, चला क्या हो गया बेटा, व्हाट इज दिस बिहेवियर? अब इसके ऊपर लगा हुआ है आपके ऊपर स्क्वायर, तो जब आप इस पे स्क्वायर लगाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2 की पावर 4, 3 पे स्क्वायर, 19 पे स्क्वायर, 2 की पावर 4, 3 पे स्क्वायर और 19 पे स्क्वायर। ठीक है भाई, ये टर्म्स हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ वो क्या कह रहा है, द मास ऑफ अ स्मॉल बॉक्स इज x kg, द मास ऑफ अ लार्ज बॉक्स इज y kg। स्मॉल बॉक्स का मास x है और लार्ज बॉक्स का मास y है। द टोटल मास ऑफ 4 स्मॉल बॉक्सेज एंड 6 लार्ज बॉक्सेज इज 30 kg, शो दैट 2x plus 3y इक्वल टू 15। द टोटल मास ऑफ 4 स्मॉल बॉक्सेज एंड 6 लार्ज बॉक्सेज इज 30 kg। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं कर सकते आप। ये वाला क्वेश्चन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन से क्रिएट हुआ हुआ है, तो हमारे पास अभी वो टॉपिक हमने नहीं किया। ठीक है, तो ये नहीं कर रहा मैं। इधर आ जाइए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ए एंड ट्रायंगल बी आर ड्रॉन ऑन द ग्रिड। ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी ग्रिड पर दिया हुआ है आपको। डिस्क्राइब द फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्रायंगल ए ऑन टू ट्रायंगल बी। फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है जिसके अंदर ट्रायंगल ए को ट्रायंगल बी बना दिया जाए। तो आपको क्या लग रहा है? मुझे तो समझ आ गई, आपको क्या लग रहा है? ए से बी बना है, क्या हुआ होगा? रोटेशन, ठीक है। रोटेशन में दो बातें बतानी होती हैं। रोटेशन तो हुई है, रोटेशन में दो बातें बतानी होती हैं, उसका सेंटर और उसका एंगल। अच्छा, अब सेंटर बताना होगा तो रोटेशन अबाउट, तो मुझे नज़र आ रही है मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट है, ठीक है, उससे शेप यहाँ पे घूम के चला गया तो ये 90 डिग्री बन रहा है। हाँ, -2, 1। तो मैंने कहा रोटेशन अबाउट -2, 1, और उसके अलावा उसने और क्या लिखा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक। सही है, क्लियर हो गई बात। ड्रॉ द इमेज ऑफ अ ट्रायंगल ए आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 से रिफ्लेक्शन बनानी है आपको, इमेज। अच्छा, इसमें एक की इमेज बनानी है आपको। x इक्वल टू -1 ये रहा, एक ही इमेज बनानी है आपको, तो एक ही इमेज आप कैसे बनाएंगे? यहाँ से अगर आप फासला देखें तो 2, और इसी को 2 आप पीछे ले जाएंगे तो इस जगह पे आ जाएगा, यानी कि कुल मिला के जो शेप बनने वाला है वो यहाँ पे, और ये 1 2 3 4 है, तो ये 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। किसी ने कुछ मैसेज लिखा है चैट में, लास्ट क्वेश्चन क्लॉकवाइज। हाँ से ये कोई एक क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉक होता तो मुझे 270 पे लिखना पड़ता, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दोनों बातें सही होती है। अगर मैं ये लिख देता कि, मैं सिर्फ ये लिख देता अगर रोटेशन
अबाउट -2, 1 to 270 डिग्री एंटी क्लॉक। तो दोनों पे पॉइंट्स पूरे मिलते हैं। हाँ B2A होता तो समझ गया मैं, वो देख लिया था मैंने, देखा नहीं। अच्छा जी, हम इसको बना रहे थे। तो उसके बाद वो क्या कह रहा है, ये कर लिया हमने, ये कर लिया हमने। उसके बाद कह रहा है ट्रायंगल ए इज एनलार्ज विद द स्केल फैक्टर k एंड सेंटर 0,0। ट्रायंगल सी इज द इमेज ऑफ ट्रायंगल ए आफ्टर द एनलार्जमेंट। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन वर्टेक्स ऑफ द सी आर 12 एंड 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ट्रायंगल ए इज एनलार्ज विद द स्केल फैक्टर k एंड सेंटर 0,0। अच्छा जी, सेंटर 0,0 है उसका। अच्छा, मैं इसमें से एक्स्ट्रा चीज़ें मिटा देता हूँ सारी। सेंटर जो है उसका 0,0 है, वो आ गया यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद उसने बोला कि द कोऑर्डिनेट ऑफ वन वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल सी आर 12 एंड 13। 12 और 13, एक्स पे 12 और वाई पे 13। तो हम अपने स्केल फैक्टर से कर लेते हैं, जो हम उससे निकालते हैं ना, क्योंकि हमें बेसिकली स्केल फैक्टर ढूंढना है हमारा, क्या स्केल फैक्टर क्या होगा। तो हमें डिस्टेंसेस तो मालूम है नहीं, हमें के ढूंढना है। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप एनलार्जमेंट करते हैं बेटा, तो उसके साथ आप क्या करते हैं। जब एनलार्जमेंट आप कर रहे होते हैं, तो उसमें सबसे पहला काम आप ये करते हैं कि आप अपने सेंटर से सारे वहाँ तक के वेक्टर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके कॉर्नर्स के ना। तो अगर पहला वेक्टर कैलकुलेट करूँ मैं 0,0 से, तो 1 1 आएगा, दूसरा आएगा 4 और 1, और तीसरा आएगा 3 और 2। ये सारे वेक्टर्स हैं। अब उसने यहाँ पे ये कहा है आपसे कि आपके पास जो वेक्टर है वो ये बन सकता है कि भाई, उसने कहा कि वन वर्टेक्स इज 12 एंड 13। तो एक वर्टेक्स 12 और 13 हो सकता है उसका। 12 और 3, सॉरी, 12 और 3 हो सकता है। तो इसका 12 और 3 तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसको मैं अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 और 3 नहीं बन सकता। इसका 12 और 3 मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मुझे 12 और 3 दे देगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से इसका भी 12 और 3 मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो भी पॉसिबल नहीं है, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं हमेशा अपने वेक्टर को, जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट वेक्टर होता है, उसको मैं हमेशा अपने स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मेरा स्केल फैक्टर जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पर मुझे 3 समझ में आ रहा है, क्योंकि एक वेक्टर ऐसा है जिसको मल्टीप्लाई करने से मैं फिगर आउट कर सकता हूँ, दैट इज 12 एंड 3। क्लियर हो गई बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा स्केल फैक्टर 3 होगा इस केस में। सही है, 1 मार्क का था ये। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल सी। अब दो अलग अदर वर्टिसेस आपको कैलकुलेट करना है। तो अदर वर्टिसेस कैसे निकलेंगे कि अगर आप 3 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो बेटा, आपको पहले आपने क्या किया, पहले आपने यहाँ के सारे वेक्टर्स को कैलकुलेट कर लिया, सारे लिख दिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के। ठीक है बनिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार मैं हर वेक्टर को किसी एक खास नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो वो 12 और 13 बनना चाहिए। कोई भी एक ऐसा होगा जिस पर 12 और 13 बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझे कहा कि आपका पास उस वर्ड कोऑर्डिनेट वो था, शेप था सी का, उसका एक कोना जो है वो 12 और 13 है। तो मैंने क्या किया, मैंने अब उसको ढूंढना शुरू करा कि मैं कहाँ पे कर सकता हूँ। अच्छा देखो, ये जो कोऑर्डिनेट ये जो निकले हैं वेक्टर, ये एग्जैक्टली उनके कोऑर्डिनेट्स ही निकले, क्योंकि मैं ओरिजिन से जा रहा था, तो ओरिजिन से जाने में आसानी भी होती है। 1 1, तो ये अगर वेक्टर 1 1 है तो उसका कोऑर्डिनेट भी 1 1 ही है। इसी तरह से ये वाला वेक्टर अगर 4 1 है तो उसका कोऑर्डिनेट भी 4 1 ही है। ये वाला वेक्टर 3 2 है तो उसका कोऑर्डिनेट भी 3 2 है। तो उसने मुझसे कहा कि एक वर्टेक्स जो है वो 12 और 3 है। तो ऐसा कौन सा होगा जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 12 और 3 बन जाए। तो मुझे सिर्फ ये समझ में आ रहा था, और इसमें मैं इसको 3 से करूँ तो ये 12 और 3 बन सकता है, बाकी कोई भी 12 और 3 का मल्टीपल नहीं है। ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। समझ आ गई बात। 1 ईयर। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, उसने मुझसे पूछा कि अगले वर्टिसेस पता कर लो। तो अगले वर्टिसेस पता करने के लिए मुझे सबको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं अगर सबको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँगा, इसको भी, तो ये मेरे पास ऑलमोस्ट आएगा 3 और 3, और ये मेरे पास ऑलमोस्ट आएगा 3 3 9, 3 2 6। तो 3 और 3 9 और 6। तो ये अदर टू वर्टिसेस आ गए मेरे पास, 3 3 9 एंड 6। क्लियर हो गई बात। यहाँ तक कोई मसला? यहाँ तक कोई मसला? 13वें सवाल पे आ जाते हैं। 13, इसमें वो मुझसे कह रहा है कि ना सेल अ शॉप रिड्यूसेस ऑल द प्राइस बाय 20%। हर प्राइस को उसने 20% से कम कर दिया। अ कोट कॉस्ट $85 बिफोर द सेल। एक कोट था जिसकी कॉस्ट थी $85 बिफोर द सेल, सेल से पहले।
यानी कि उससे पूछा सेल प्राइस क्या होगा, तो यानी कि सिंपल सी बात है कि यार 85 जो है वो अपनी ज़ात में 100% मुकम्मल होगा। जब तुम उसे 20% से कम करोगे तो वो 80 हो जाएगा और ये बन जाएगा x। तो अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 85 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100। चूँकि ये पेपर 1 है तो मेरे पास कैलकुलेटर अलाउड तो है नहीं, तो मैं इसको ऐसे ही सॉल्व करूँगा। 85 इंटू 8 करूँगा, 8 8 जा 64, 64 और 4 कितना हो जाएगा 68। तो ये हो जाएगा 680 डिवाइडेड बाय 10, जीरो से जीरो चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 68 के। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई मेरे पास 68। ठीक है, लास्ट पार्ट बता दूं, कौन सा लास्ट पार्ट? इतनी देर में रिप्लाई करते हो तुम। लास्ट पार्ट ये वाला। भाई देखो सारे वेक्टर निकले हुए थे ना, वेक्टर ही उसके कोऑर्डिनेट भी बन रहे थे, तो मैंने सिर्फ हर किसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके अलग अलग दूसरे दो निकल आए। उसने पूछे थे दूसरे दो क्या आएंगे, तो वो दूसरे दो मैंने बता दिया आपको क्या आएंगे, डायरेक्ट स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अच्छा ये 68 आ रहा था, ये देख लिया सबने। द सेल प्राइस ऑफ अ शर्ट इज $40। वर्क आउट द कॉस्ट ऑफ द शर्ट बिफोर द सेल प्राइस। तो यार देखो बिफोर द सेल जो भी उसका प्राइस होगा वो एक्स होगा, वो अपनी ज़ात में 100% मुकम्मल होगा, लेकिन आपने उसको 20% से रिड्यूस किया है प्राइस को, तो वो 80 हो गया होगा और जिसके बाद वो 40 बन गया। तो अब आपको ओरिजिनल वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, तो उसके लिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसके साथ, तो ये हो जाएगा x इंटू 80 इज इक्वल्स टू 100 इंटू 40। तो x बराबर हो जाएगा आपके पास 100 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 80 के, जीरो से जीरो चला जाएगा, 4 1 4, 4 2 8, 2 1 2, 2 5 10, ये हो गया 50। तो आई एम गेटिंग $50। ठीक है भाई, सही है, समझ में आ गई कहानी? यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी? सही। अच्छा जी, अब आपके पास ये दिया हुआ है 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास डायग्राम दी हुई है उसने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। अच्छा, उसने आपसे कहा कि एक्स का कोऑर्डिनेट आपको दे रहा हूँ मैं, सॉरी ए का कोऑर्डिनेट आपको दे रहा हूँ मैं, और बी का कोऑर्डिनेट भी दे रहा हूँ मैं आपको, और वो कह रहा है बी सी का वेक्टर दे रहा हूँ मैं आपको। वेक्टर मुझे नहीं पता, -3 और 4 लिखा हुआ है। राइट डाउन द कॉलम वेक्टर ऑफ ए बी। यार ये तो बहुत आसान है, ये मैं बहुत दफ़ा करवा चुका हूँ क्लास में। कॉलम वेक्टर निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया था कि बाद वाले से पहले वाला माइनस हो जाता है। तो बाद वाला जो है वो 6 और 1 है, और पहले वाला जो है वो -4 और 5 है। तो ऐसा करने से हो जाएगा ये 6 + 4, और ये हो जाएगा 1 - 5। तो 6 + 4 जो है वो हो जाएगा आपके पास 10, और 1 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? -4। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास 10 और -4। क्लियर हो गई बात? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी। सी के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको फिगर आउट करने हैं। तो सी का पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली है नहीं मेरे पास, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मुझे उसने वेक्टर दिया हुआ था बी से सी, तो मुझे मालूम है कि सी माइनस बी करूँगा मैं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो सी जो है वो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो सी मुझे मालूम नहीं है, वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। बी सी के बारे में, बी के बारे में मुझे पता था 6 और 1 है, और बी सी भी उसने मुझे बताया हुआ था जो कि -3 और 4 है। तो मुझे सिर्फ सी कैलकुलेट करना है। तो सी कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, -3 और -4 और प्लस का 6 और 1 कर दूंगा। तो सी हो जाएगा मेरे पास -3 + 6 और -4 + 1। तो ये मेरे पास होगा, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 3। 3 में 4 जाएगा तो बचेगा -3। सी का कोऑर्डिनेट आ रहा है 3 और -3। क्लियर हो गई बात? अब आगे वो कह रहा है कि देखो बेटा, ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। एक ए बी सी डी जो है वो एक ट्रेपीजियम है। ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए बी इक्वल टू 2DC। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी। डी के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। अब इसको करना मुश्किल तो नहीं है, ये वेक्टर के थ्रू निकल सकता है, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। वो डायग्राम से थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, मतलब कि डी ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम है डायग्राम से ना, तो मैं इसको वेक्टर की हेल्प से करके दिखा रहा हूँ आपको, और वैसे ही कीजिएगा आप भी। कि भाई ए बी का वेक्टर आपके पास था और डी सी का वेक्टर नहीं था आपके पास, तो कोई मसला नहीं है। ए बी का वेक्टर आपके पास जो था वो था 10 और -4, तो आपने उसी को इस्तेमाल किया यहाँ पे। ठीक है, इज इक्वल टू 2। डी सी जो है वो ऐसे निकलना चाहिए था उसूलन, उसको निकालने के लिए सी माइनस डी करना पड़ता मुझे। ठीक है, तो 10 और -4 यहाँ पर आ गया, इज इक्वल टू 2।
और सी जो है वो मैंने अननोन, सी था मेरे पास, डी नहीं था। सी जो था मैंने निकाला था 3 और -3, तो सी की जगह मैंने लिखा 3 और -3 माइनस डी मैंने अननोन छोड़ दिया। अब 2 को अंदर भेज के मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 10 और -4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 और -3 और 2d हो जाएगा, ठीक है। 2d को वहाँ भेज देता हूँ और ये हो जाएगा मेरे पास 6 और -6 और माइनस का 10 और -4 हो जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है 2d। अच्छा आप देखो 6 माइनस 10 -6 प्लस 4, ये इधर सिंप्लीफाई हो गया। 2d इज इक्वल्स टू 6 में 10 किया तो -4 और 4 में 6 किया तो -2। अब 2 वहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड लिखने के लिए आप ऐसे लिख देंगे उसको 1/2 इस पूरे वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास -2 और ये बन जाएगा आपके पास -1, तो ये आपके पास -2 और -1। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? अब वो कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ AD गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ सर्च एज ए सिंपलेस्ट इन सर्च। तो ए आपके पास जो है भाई, ए आपने निकाला हुआ था दैट वाज -4 एंड 5 और डी आपने अभी निकाल लिया जो कि -2 और -1 है। अगर आप ए डी की लेंथ को कैलकुलेट करें तो उसके लिए आपको x2 माइनस x1 करना पड़ेगा, यानी कि -2 + 4 के ऊपर होल स्क्वायर और -1 - 5 के ऊपर होल स्क्वायर। तो -2 + 4 का मतलब ये हुआ कि 4 में से 2 जाएगा तो आपके पास बचेगा 2 का स्क्वायर और -1 - 5 मतलब -6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 4 और 6 का हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा कुल मिला के कितना 40। 40 को हमें सर्च के सिम्पलेस्ट फॉर्म में देना है, तो 40 को सर्च के सिम्पलेस्ट फॉर्म में देने के लिए 220 210 25 और 51 बाहर निकाल लेंगे और ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 2/10। सही है। अच्छा बस अभी इसको इतना रखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तक। सही है, एक सवाल हमने छोड़ा है जो कि अलजबरा से था। आप लोगों की बहुत सारे बच्चों की तरावी का टाइम हो रहा होगा, अगला सवाल स्टार्ट करूंगा मैं तो शायद मुझे टाइम लग जाए, तो हम यहीं तक रखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तक, और उसके बाद अगली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत सारी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।